नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। पहले मैं इस बिल्डिंग के बारे में बता दूँ। ये बिल्डिंग लगभग 100 वर्ष पुराना है और उसे पटियाला हाउस के नाम से जाना जाता है। और UGC की शुरुआत यहीं पे होती 14 अगस्त 1956 में। और जब कंपनी के 50 ईयर्स पूरे हुए थे तो ये सबसे अप्रोप्रिएट जगह माना गया था म्यूज़ियम बनाने के लिए। और म्यूज़ियम की शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 2005 में और उसका इनॉग्रेशन किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम साहब ने। और ये थीम एग्जिबिट है, इसे फुकोल्ड पेंडुलम कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली पेंडुलम होता है ऑक्सीलेट करता है, तो ये भी ऑक्सीलेट कर रहा है, बट ये नॉर्मल पेंडुलम से अलग है। और अलग इस तरह से है, किसी जो अर्थ की रोटेशन है उसे डिटैच किया गया, इट इज फ्री फ्रॉम अर्थ रोटेशन। तो उसमें जो नोटिस करने वाली बात है ये है उसका पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन, जिस दिशा में ऑक्सीलेट कर रहा है। सो एट प्रेजेंट दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन, ये है दिशा। मैं मार्कर प्लेस करता हूँ, देख लो अभी आओगे सब चीज मिलेगी। और जब आप यहाँ पर विजिट करने के बाद आएंगे, सपोज 1 घंटे के बाद आएंगे, तो आप देखेंगे इसमें इसकी घूमने की दिशा है थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शिफ्ट हो चुकी होगी, क्योंकि उस दौरान हमारा पृथ्वी कुछ हद तक रोटेट हो चुका होगा, तो हमारे पृथ्वी के घूमने को दर्शाता है, प्रूफ करता है। और ये मदर अर्थ का मॉडल है, इसमें हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल सिखाए गए हैं, जिसे UGC क्रूड ऑयल की फॉर्म में बाहर निकालता है। और फिर इसको प्यूरिफाई करने के बाद हमें अलग अलग डिस्टिलेट्स मिलते हैं जो आप अंदर देखेंगे। ये उसका बेसिक केमिस्ट्री है, व्हाट इज ऑयल। तो ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये उसके मेन कंपोनेंट्स हैं पैराफिन्स, एरोमेटिक्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। और इस पाई चार्ट में दिखाया गया है कि कितना % उसमें हाइड्रोजन होता है, कितना % कार्बन होता है। तो कार्बन इज मोर देन 80% और हाइड्रोजन 13 to 15% होता है। और ये कुछ इम्प्यूरिटीज है जो कि डिस्टिलेट करने का सेपरेट कर दी जाती है। और उसी को प्यूरिफाई करने के बाद हमें सारी चीजें मिलती हैं। कार्बन 1 to कार्बन 4 गैसेज हैं, फॉलोड बाय पेट्रोल, केरोसिन एंड सो ऑन। एंड लास्ट में जो बचता है दैट इज रेजिड्यूम सॉलिड, जिसे हम तारकोल या कोलतार के रूप में जानते हैं, जो कि रोड्स बनाने में यूज होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें यही है कि कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होता है, सब चीज यूटिलाइज जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्रूड ऑयल के सैंपल्स रखे गए हैं। प्लास्टिक बनता है वो किससे बनता है? पॉलीमर से बनता है, इसी का ही एक वो भी इसी का हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्म है, पॉलीमर से पॉलीमर से बनता है। तो वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो। अच्छा, पेट्रो प्लस केमिकल, इसके बाद का प्रोसेस है, रिफाइनिंग के बाद का प्रोसेस। रिफाइनिंग के बाद ये क्रूड ऑयल के सैंपल्स हैं जो अलग अलग UGC के फील्ड से लाके रखे गए हैं। इनका सबका विस्कोसिटी अलग अलग है, जितना विस्कोसिटी हो उसका मार्केट प्राइस उतना ही ज्यादा रहता है। मतलब उसमें जितना कम विस्कोसिटी होता है उतना कम कचरा निकलता है, प्योरिटी ज्यादा। एग्जैक्टली। तो पहला वाला प्यूरेस्ट फॉर्म में है, देन बॉम्बे हाई 4CP। जैसे आप राइट में मूव करते हैं उसका विस्कोसिटी बढ़ता जाएगा, इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है, उसका प्राइस नीचे आता जाएगा। इस तरफ भी कुछ सैंपल्स आप देख सकते हैं। विस्कोसिटी व्हील है, अभी जैसे नॉर्मल कंडीशंस में ये फ्लो करता है, बट अभी ठंड के कारण फ्रीज हो गया है, जम गया। अदरवाइज ये वाला सैंपल सबसे फास्टेस्ट रेट से मूव करता है। तो एक्चुअल पेट्रोल और डीजल फ्रीज होता है ठंड में? थोड़ा फर्क पड़ता है। जब भी जो एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड डालते हैं इसमें, जैसे ATF होता है ना, उसमें हाँ एग्जैक्टली जैसे सर बोल रहा है, उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स डालते हैं, कंपाउंड डालते हैं, जिससे एंटी फ्रीजिंग बनाता है। अदरवाइज वो और केरोसिन एक ही चीज होता है, तो कुछ केमिकल्स आते हैं जो कि उसे एंटी फ्रीजिंग बनाते हैं, क्योंकि एरोप्लेन्स या चॉपर्स वगैरह काफी ऊंचाई पे ठंडे उसमें उड़ते हैं, तो अदरवाइज वो तो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो नीचे ये क्विज है, वैसे स्कूल के बच्चों के लिए है, बट आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या है ये? तो इसमें से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मीथेन गैस है। मीथेन इज गैस। इसमें आपको बताना है कि पैराफिन्स है, एरोमेटिक्स है, एल्कीन्स है, क्या है पता नहीं। मीथेन शायद एल्कली है, नहीं। मिक्स ऑफ पैराफिन एंड एरोमेटिक्स। ये पार्ट गलत है। क्या? दिस पार्ट इज रॉन्ग। अच्छा, ये एक्चुअली दिस इज द राइट आंसर। पैराफिन। पैराफिन पैराफिन की डेफिनेशन क्या है? काफी करोड़ों वर्ष लगे, तो इसे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी, बरियल, मैच्योरेशन, माइग्रेशन एंड एंट्रैपमेंट। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है प्लैंक्टन से, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन,
और आज से करोड़ों वर्ष पहले जब वही उन्हें सी एनवायरनमेंट मिलता था, वो उनके लिए सूटेबल कंडीशन था। तो आप देखेंगे वो सेटल डाउन हो रहे हैं समुद्र पे और सतह पे गिरते जा रहे हैं। तो प्रोसेस काफी लंबे अरसे तक चला, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला, जिसकी वजह से काफी एक थिक लेयर फॉर्म हो गया क्ले का। दैट वाज यहाँ से सेकंड स्टेज का शुरुआत होगा, बरियर शुरू होगा और काफी सारे लेयर्स उसे कवर अप करते गए, बरियर चल रहा है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉटम लेयर का टेम्परेचर ही बढ़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है। इसमें एब्सेंस ऑफ सनलाइट है और ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया, सनलाइट भी कट ऑफ हो गया, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसमें। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सड़ना शुरू होगा, पकना शुरू होगा। तो वो थर्ड स्टेज यहाँ पे चल रही है, समवेयर हियर एंड हियर। ये सारी स्ट्रेट लेयर्स आप देख रहे हैं। यहाँ से एक देखेंगे डोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है, ये उसका नतीजा है। और जो ऑयल यहाँ पर बन चुका था, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में माइग्रेट करेगा और ये जब तक माइग्रेट करेगा जब तक इसे कोई पोरस लेयर नहीं मिलेगा। और ये भी एक नेचुरल वो है, जैसे स्पंज होता है, उसमें सोखने की क्षमता होती है, तो उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। और एक और इम्पर्वियस रॉक है, कैप, इसे कैप रॉक कहते हैं, उसने कैप की तरह इट एक्टेड एज अ कैप कर दिया उसको पूरा। अगर ये नेचर द्वारा प्रोवाइड नहीं होता तो ऐसे स्पिल कर जाता है इधर उधर। जहाँ पर कंडीशंस बनती हैं वहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं तेल बनने की। तो ये एंट्रैपमेंट बन चुका है, ये लास्ट स्टेज है। तो ये तो पूरा नेचुरल गॉड गिफ्टेड हो गया। इसके बाद का फिनोमेना है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उसके लिए काफी सारे सर्वेस कंडक्ट होते हैं। ये हमारे प्लेट्स का मूवमेंट दिखाया गया है, हमारा कॉन्टिनेंट्स का कैसा स्टेटस था एंड प्रेजेंटली कैसा दिखता है। ये दो एंट्रैपमेंट्स हैं, जब ऐसे एंट्रैपमेंट्स बनते हैं तो ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो आपने इधर देखा, तो ऑयल एक जगह डिपॉजिट हो जाता है। एक फॉल्ट ट्रैप है, जब कभी अर्थक्वेक आता है, ऐसा। आइए चलो ये एंशिएंट हिस्ट्री है। जो ड्रिलिंग का टेक्निक डिजाइन किया था, डेवलप किया था, वो चाइना के लोगों ने किया था और वो लोग बैम्बूज यूज करते थे। तो इसमें वही दिखाया गया है डायग्राम में। और बसरा के लोग उसे डिस्लेट कर रहे हैं। और जो पहला कमर्शियल ऑयल वेल था, उसे ड्रिल करने का क्रेडिट जाता है जॉन मिशेल एंड उनके पार्टनर मिस्टर E.L. ड्रेक को। और इन्होंने ये पहला वेल ड्रिल किया था वर्ल्ड का, ड्रेक्स वेल कहलाता है, USA पेंसिल्वेनिया में। और 20 से 21 मीटर की गहराई पर उसमें तेल मिल गया था 1858 में। काफी ऐतिहासिक है पूरा, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। तुमको पता कैसे चला कि जॉर्ज oil बिसल। इधर है? उस समय एक्चुअली सीपेजेस होते थे, जो ऑयल सीप कर रहा था सरफेस पे। फॉल्ट हुआ, कहीं अर्थक्वेक आया तो सीप आउट कर गया सरफेस पे। तो वहां पे जो लोग होते थे उसको जूट बैग से उसे सोख कर घर ले आते थे, उससे वो लोग लैंप्स जलाते थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये क्या पदार्थ निकल के आ रहा है, जिससे वो लोग लाइटनिंग के में यूज कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ सैंपल कलेक्ट किया और उसमें लेबोरेटरी में स्टडीज कराई, उससे फाइंडिंग्स आई, काफी पॉजिटिव आई। तो हम इनके दिमाग में कलेक्ट किया कि इसको कमर्शियली इसके लिए जाया जाए। यूजेस बताए गए हैं कि किस किस काम में ऑयल इस्तेमाल होता था। ऐसा फ्यूल लैंप्स में, दवाइयों में भी होता था, मेडिसिन में, आयुर्वेद में होता था, इजिप्शियन मम्मीज को प्रिजर्व करने के लिए होता था। जो शिलाजीत होता है वो भी एक दवाई का ही फॉर्म होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो दवाई में समाल होता है। यहाँ देखिए जो है हड्डी के रोगों में बहुत जॉइंट स्टेन में काफी कारगर होता है। और महाभारत में भी इसका जिक्र है। और कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने देखा कि इसमें काफी ज्यादा पैसा है, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और बेशुमार पैसा कमाया। उसमें नोबल ब्रदर्स हैं, मार्कस सैमुअल हैं, रॉकफेलर हैं, इसे काफी अपने में किंवदंती है, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 100-125 सालों में जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उससे बड़ा जो हिडन रीजन है वो तेल ही है। स्टिल अभी भी वही फाइट चल रही है। और यहाँ पर दो फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर तारिकी और मिस्टर अल्फोंसो हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के ओपेक जो कहलाता है उसके फाउंडिंग फादर्स हैं। और ये काफी ज्यादा एक पावरफुल संगठन है जो कि वर्ल्ड ओवर उसका प्रोडक्शन, उसका प्राइस पर डिसाइड करते हैं। कंट्री का फर्स्ट ऑयल वेल है डिगबोई असम, 1880 में यहाँ पर ड्रिल हुआ था। और उस समय एक कंपनी था आसाम रिलीजन ट्रेडिंग कंपनी।
उनको सीपेज के रूप में जब निकल के आता था तो हाथी वहाँ से जा रहे थे तो उनके पैरों में सीपेजेस लग गए थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तेलनुमा कीचड़नुमा क्या पदार्थ है, तो उन्होंने फॉलो किया हाथियों को और कुछ 100 मीटर अंदर जाने का एक सीपेज मिला। तो अपनी टीम को वहाँ पे बोला कि डिग ओवर देयर, डिग बॉय डिग। तो वेरी फॉर्चुनेटली वहाँ पर तेल मिला था। तो इसी तरह से वह तेल की कहानी भारत में शुरू हुई थी। और तेल को रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे रिफाइन करने की ज़रूरत होता है। तो भारत का पहला रिफाइनरी भी डिगबोई में सेटअप हुआ। यही इसी से रिलेटेड हिस्ट्री है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जब तेल मिला तो वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब डेवलपमेंट शुरू हुआ, काफ़ी सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई, उसके बारे में है। आइए ये जो डायरामा है ये है अंकलेश्वर गुजरात का 1960 में जब तेल निकलना वहाँ शुरू हुआ था। तो जो बीच में है सज्जन, जो बीच में है ये है केशवचंद्र मालवीय साहब, जो ओएनजीसी के संस्थापक हैं और पहले चेयरमैन हैं। उनके साथ में मिस्टर घोष और मिस्टर एलपी माथुर हैं। तो वहाँ पर विजिट करते हुए दिखा रहे हैं, उसे स्मेल करते हुए दिखा रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी चेक कर रहे हैं। तेल को एक बड़े से गड्ढे में स्टोर किया गया था और ये पिछले 5 दशक हैं जब से ओएनजीसी की शुरुआत हुई। तो हर दशक में क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कुछ पुरानी पेपर कटिंग्स हैं ये, तो मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया था ज्वालामुखी में तेल। ये हिंदी में आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मंदिर है ज्वाला माता का, आपने शायद सुना होगा। तो वहां पर सबसे पहले ओएनजीसी ने खुदाई की थी 57 में, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ तेल मिला नहीं था लाइट किसी चीज से, गैस के, क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं थे। वहाँ पर ज्वाला जी मंदिर में भी जो गैस जलती है वो भी पेट्रोलियम गैस ही है, मीथेन गैस हमेशा। अच्छा हाँ, वो इसी वजह से वो हमेशा जलता रहता है, लोग कहते हैं लगभग 1000 साल से जल रही है। हाँ काफी पुराना है वो। ये यही रीजन सोच है। के कि वहाँ पर तेल मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी, तो यही ड्रिल किया गया था, लेकिन वहाँ पर मिला नहीं। ये क्वेश्चन एंड आंसर है। क्वेश्चन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, आंसर राइट हैंड साइड में। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सर प्लेटली रूम है, आप एक नजर मारो, काफी रेयर स्टैम्प है यहाँ पर। डर जाएगी, आराम से, डर गई डर गई डर गई डर गई डर गई डर के। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो ना, बहुत बढ़िया है। हाँ। डिवाइस है। फ्लॉपीज आप जानते हैं होंगे सारे, हाँ फ्लॉपीज हैं यहाँ पर। ये उस समय का एडवांस है 1.25 GB। ये 1.25 GB का सीरीज ऑफ वो है। अब ये याद है कितने टीबी तक डेटा कैरी करते हैं, वो हमने कितने जीबी तक करते हैं। मैंने मेमोरी कंपनी की डिजाइन टीम में काम किया है सैनडिस्क में। ओके ओके। तो हमने लास्ट जब भी बनाया तो 56 GB की थी, छोटी सी चिप बनाई। The milk cutters are there. Fixed cutters are there. Okay, all are used for milk cutter. Sizes vary from 36 inch to as small as 3.5 inch. अच्छा 56 इंच 3 फीट Yeah, 3 feet. जितना। And then it comes down to 4.5 also. ऑयल वेल्स That is the ring, liquid. रिसीविंग के लिए है, सप्लाई देने के लिए है। ओके। इसको दो
फिक्स स्क्रीन है। हाँ, और ड्रिलिंग यहाँ पे हो रहा है, हाँ। ये डाउन ड्रिलिंग, और ये ये था, तीन सपोर्ट ये के था, लिए, हाँ, ये था। बड़े ड्रिल होता है, वो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा एक वेल, 2 वेल, 12 वेल तक करते हैं एक जगह से। अच्छा, अच्छा देखो काफी हल्का सा दिखेगा, ड्रैगन बिट दिखाएंगे, बिट रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। ये केजिंग पॉलिसी है जो अलग अलग डायमीटर के केजिंग पाइप्स बोल रहे थे ना कैसे आता है, तेल सबसे छोटे वाले पाइप से आता है इसके अंदर। तो वो जैसे ही वो अंदर 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 जाता रहता है, गोल गोल घूमता है, ऑयल ऊपर 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 आता है। नहीं घूमना का नहीं घूमेगा, नहीं। फिक्स कर दिया जाता है। तो फिर ये अभी क्यों घूम रहा है? ये तो ड्रिलिंग का बेसिक चीज। अच्छा, पहले पाइप ड्रिल खोलना करने के पड़ेगा। पहले ड्रिल करना पड़ेगा ना, ये तो पाइप जाएगा। ओके आओ ये रॉक चिप्स वापस सरफेस पे लेके जाता है, ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ड्रिल किया तो वो कचरा कहीं पे तो जाना चाहिए। लिक्विड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग फ्लूइड. Drilling fluid is used for cooling the bit, for bringing all the cuttings from bottom to top. And then after it is filtered, just like screens are there. हाँ. So they take care. Descenders are there, desilters are, centrifuges are there. They remove all the solid particles, and whatever gas entrapped is there, that is also removed with the help of degasser. So various equipments are used at the surface to take care of the solid control. And once it is cleaned, it is recirculated through the drill stick. It goes down straight away. This is called drilling stick. ये देख रहे हो ना? ये जो दिखा रहा है ऊपर, ये वाला portion, ये वाला. This is drill stick. इसके थ्रू internally circulate होके तब externally आता है, clearing all the cuttings etc. तो इतना पुल करने के लिए वैक्यूम सिस्टम में क्या है? नहीं, प्रेशर से पुल होता है। सी गाड़ी में कितना 30 psi डालते हो ना, here we are using 4000 psi. अच्छा, Almost 20 times. तो फिर वो ऑयल ऊपर खींच लेता है प्रेशर से। नहीं खींचने की जरूरत प्रेशर नीचे आया तो ऑटोमेटिक Oil is under pressure. Then we clean through all equipments, and then again it is sent down by using the hose etc. देखो वहाँ hose लगाया है इससे, उसी से सर्कुलेट होता है, मतलब पाइप तो उससे सर्कुलेट होके नीचे जाता है, और ये नीचे जाके फिर बाहर को घुमा दे। BOP, suppose any gas. ये पाइप ये बार में जो ग्लास प्लीज कर रहे हैं, हाँ प्लीज लाइन। तो ये पाइपलाइन बार है जो समुद्र में पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं। पूछ रहे थे ना how the pipelines and other things are. देखो ये अलग लेवल की इंजीनियरिंग है। अच्छा, वो तो समुद्र के नीचे कितना टर्म सी बेड पे पाइप बिछाना, अंडर वाटर करंट है, सब कुछ है. डिस्पाइट दैट दीज बार्स आर मेड टू lay the pipe in very efficient and faster manner. मैं पर देखो सेम चीज यहाँ पर बताई गई है। अच्छा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का दैट इज थ्रू पाइपलाइंस और टैंकर्स। करेक्ट। तो उस एक जो पाइपलाइन बिछाने का काम वो बार्जेस करते हैं, अच्छा जो सेम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है अच्छा कि यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, फिर इसमें कुछ इंटीरियरली केमिकल सीमेंट अप्लाई करते हैं, तो उसे यहाँ से बिछा दिया जाता है, समुद्र तल पे सी बेड पे बिछा देते हैं, ओके तो बार्जेस ये टास्क करते हैं। अच्छा तो कुछ थर्ड पार्टीज में जो काम करते हैं, अच्छा समुद्र में कैसे बिछाते हैं और जमीन पे कैसे बिछाते हैं पाइपलाइन। अच्छा ये पूरा बहुत आसान है, पर समुद्र में एक लेनी चाहिए जी ये नेटवर्क है पूरा पाइपलाइंस का। तो सारे वेल कनेक्टेड है पाइपलाइंस से, गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस। तो इनिशियली गैस और ऑयल यहाँ पर आएगा प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पे, एंड फाइनली टू ऑनशोर टर्मिनल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये ऑनशोर का यहाँ पर है, जीजीएस पे आएगा, एंड फाइनल डेस्टिनेशन टू द रिफाइनरीज। और जब पाइपलाइंस चोक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए इन डिवाइसेस को डालते हैं। दीज आर कॉल्ड पाइपलाइन इंस्पेक्शन गॉगल्स। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप देखेंगे इसे एक एंड पे इसमें डाल रहे हैं, एंड अपोजिट एंड से इसको निकाल देंगे, तो जितना भी इम्प्योरिटी होगा, जितना भी चोक पार्ट होगा वो साफ हो जाएगा। तो ये रेगुलर पीरियड्स पे किया जाता है। ये पूरा वैक्स है,
तो देखिए डायमीटर इतना से इतना रिड्यूस हो गया। इससे क्या होगा, बैक प्रेशर क्रिएट होगा उसको वो करने के लिए, साफ करने के लिए। तो क्या डालते हैं ऐसा, ये चीज डालते हैं अलग अलग जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए अलग अलग पिग्स डिजाइन। अच्छा स्क्रैपर पिग विद ब्रश। ये इटालियन पिग है, इसमें कैमरास एंड सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं। इंटेलिजेंट इटालियन पिग इस सैटेलाइट से मॉनिटर होता है, से लिंक है, कहाँ पर पहुंचा है, क्या प्रॉब्लम है उसको पता लगता है। तो पिग को अंदर घूमने के लिए मोटर वगैरह रहता है सिर्फ? नहीं, उसमें पंपिंग होता है, ऑयल का ही पंपिंग होता है। पहला रिफाइनरी डिगबोई में है, सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड का वो जामनगर रिलायंस के अंडर है। और उनमें से ये दो रिफाइनरीज ओजीसी की हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं। और ये ओजीसी का रिफाइनरी है, एमआरपीएल इसका मॉडल है मेरे राइट साइड में। एसआर ऑयल इंडियन नहीं है ना कंपनी, एसआर की वो इंडियन कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर। एनर्जी लिमिटेड, केमिकल्स। ये वेस्टर्न रीजन में है, आपका एरिया है। ये देखो, आहा।